अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस मैम। वालेकुम सलाम मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। मुझे 2 टॉपिक्स कवर करवाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जो है वो आपको रिवाइज करवाऊँगी, आई मीन पढ़ाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सेंसर। ठीक है, एंड इट्स नेम LVDT सेंसर। ठीक है, LVDT स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांसफार्मर है जो कि बेसिकली एज अ ट्रांसड्यूसर यूज़ होता है। ठीक है, हम इसका एज अ ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं और ये हमें किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है? ये यूज़ होता है बेसिकली आपके डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, हम इससे जो है वो कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इट्स ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है ये मिलीमीटर में होता है, बट यू कैन रिकग्नाइज के हाउ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि LVDT सेंसर होता क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है और ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है, अगेन मैंने आपको बताया इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ये रेक्टेंगुलर मूवमेंट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मूवमेंट जनरेट हुई है। सही है, सबसे पहले हम अगर बात करें इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन की, तो एज द नेम शोज, इसका मैंने क्या नाम बताया? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी ट्रांसफार्मर से मिलकर बना है और ये ट्रांसफार्म एक तरह का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, बिल्कुल ये एक तरह का ट्रांसफार्मर है और इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हुई हुई है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग ली गई है। ट्रांसफार्मर का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो नॉर्मल हम ट्रांसफार्मर अब तक देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक तरफ हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं और दूसरी तरफ हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो आपके पास या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं या तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करें। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि सेंटर में आपके पास क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट साइड पे, दोनों साइड पे आपके पास क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स मौजूद है। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद है? ये इसके बीच में क्या मौजूद है? इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर मौजूद है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या क्या कर रही है? बेसिकली क्या काम कर रही है? ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मूवेबल है। ठीक है, हम इसे मूव कर सकते हैं, इस कोर को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँ इसका, मैं आपको इसकी शेप दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से है। ठीक है, तो ओके, तो कुछ ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि एक तरफ ये S1 और S2 जो है ये बेसिकली क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, और ये जो P1 है सेंटर में दैट इज़ अ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में बेसिकली क्या है? ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसको हम मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल है। ठीक है, हम इसको लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। दिस इज द आर्म, ये जो है वो दिस इज द आर्म जिसके थ्रू हम इसको लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है, एंड दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये जो बीच में है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये काम किस तरीके से करता है? ये काम इस तरीके से करता है कि जब भी हम इसके जो है वो इस कोर को मूव करते हैं। ठीक है, तो जब भी
इस कोर को मूव किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो क्या कहते हैं, वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से आपके पास क्या होता है, आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेजेस जनरेट होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, एक्साइटेशन वोल्टेजेस कह लो या ऑपरेटिंग वोल्टेजेस कह लो, वो क्या है और इसके ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो हमें इस ट्रांसड्यूसर को या इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए हमें कितने वोल्ट्स देने पड़ते हैं, हमें इसे एसी वोल्ट्स देने पड़ते हैं 5 वोल्ट से 12 वोल्ट एसी, ठीक है। और इस ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 50 से 400 हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके एक्साइटेशन वोल्टेजेस क्या है, इसको चलाने के लिए हमें कितने वोल्टेजेस देने होते हैं, हमें 5 वोल्ट से 12 वोल्ट्स एसी देने होते हैं, ठीक है। जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 50 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस रेंज के दरमियान आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि भाई ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन तो देख ली कि ठीक है जी, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और जो है वो इसके बीच में जो है वो एक कोर है जिसमें आपके पास जो कोर मूवेबल है, ठीक है। अब होगा क्या, इस जब ये कोर, इसकी 3 केसेस हैं, ठीक है। एक केस क्या है, एक केस ये है कि आपके पास, अच्छा सबसे पहली बात ये बताने से पहले, सबसे पहली बात कि इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो S1 और S2 हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं या वाइंडिंग्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। दोनों की जो वाइंडिंग्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों के, ठीक है, मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे जो है वो वाइंडिंग्स हैं दोनों साइड पे, ठीक है। सेकेंडरी 1 भी और सेकेंडरी 2 भी, ठीक है। ये दोनों एक जैसे वाइंडिंग्स हैं और है क्या कि इनमें जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, बट ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज वाइंडिंग हुई भी है तो एक है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, सही है। अच्छा, अब इसमें 3 केसेस बनते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या केसेस बनते हैं, किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि हमने कहा कि भाई हमारा जो वो है क्या कहते हैं, हमारी जो कोर है वो जो है वो सेंटर में है, ना वो S1 की तरफ है और ना वो S2 की तरफ है, वो सेंटर में, ठीक है। जब वो सेंटर में है तो इसका मतलब दोनों में जो फ्लक्स है, ठीक है, दोनों वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो इक्वल फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। और उस इक्वल फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दोनों में वो सेम होगा, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई ये केस नंबर 1 है, से मैं इसकी इमेज साथ साथ दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज केस नंबर 1 और हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कोर है वो नल पोजीशन में है, मतलब वो सेंटर में है, ना वो S1 की तरफ है और ना ही वो S2 की तरफ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका मतलब ये है कि इन दोनों पे इक्वल फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, इक्वल फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और आपके पास इक्वल फ्लक्स जनरेट होने की वजह से इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, वो बराबर है, मतलब जो इसके आउटपुट पे इन दोनों के वोल्टेजेस आ रहे हैं वो क्या है, वो इक्वल है, बट इक्वल तो वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई जो मेरे पास आउटपुट वो होगा, क्या कहते हैं, आउटपुट वोल्टेजेस होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे EV1 माइनस EV2, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, इसको अगर जूम करके दिखा पाऊँ, ये देखो, हमने कहा भाई कोर जो है वो सेंटर पोजीशन में, तो इस केस में हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस कितने होंगे,
ई आउट होगा किसके बराबर, EV1 माइनस EV2 होगा, ठीक है। और जब E1 और EV1 और EV2 बराबर होगा तो और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट पे क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास आउटपुट पे 0 आ रहा हो, ठीक है, तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई इस वक्त हमारे पास क्या है, इस वक्त हमारे पास जो हमारी कोर है वो नल पोजीशन पे, ठीक है। ये है केस नंबर 1, जब कोर सेंटर में है, ना वो S1 की तरफ है और ना वो S2 की तरफ है, ठीक है। अच्छा, नाउ डिस्कसिंग केस नंबर 2, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई अब केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने जो अपना कोर थी वो लेफ्ट साइड पे हाईएस्ट राइट साइड पे मूव कर दी, ठीक है। मतलब हमारी कोर जो है वो S2 की तरफ मूव हुई है, ठीक है। एज यू कैन सी ये जो ट्रायंगुलर बार है ये कोर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो है वो वाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि हमारा जो कोर है वो S2 की तरफ है, सही है, मतलब वो राइट साइड पे है, ठीक है। जब वो S2 की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। और फ्लक्स जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो E2 की वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, E2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इस पे ज़्यादा वोल्टेजेस आने लगेंगे सेकेंडरी वोल्टेजेस की साइड, और सेकेंडरी वोल्टेजेस 2 की साइड, S2 की साइड ज़्यादा वोल्टेजेस आने लगेंगे और S1 की साइड पे कम वोल्टेजेस आने लगेंगे। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि जब हमने राइट साइड पे मूव की कोर, ठीक है, तो हमारे पास EV2 बड़ा हो गया, ठीक है, और EV1 छोटा हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस रिजल्टेंट वोल्टेजेस आ रहे होंगे, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, E out इज इक्वल टू EV2 माइनस EV1, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे, सही है, आउटपुट पे मेरे पास पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे। जब पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि EV2 बड़ा है, EV1 छोटा है, तो हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे। तो वी कैन रिकग्नाइज कि इस केस में अब हमारी कोर किस तरफ है, हमारी कोर राइट साइड पे मूव हुई है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड केस इसका ये है कि हमने कहा कि भाई अब की बार हमारी कोर जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव हुई हुई है, ठीक है। जब हमारी कोर लेफ्ट साइड पे मूव हुई हुई है तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है वो किस में ज़्यादा EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा, S1 की साइड पे ज़्यादा EMF होगा। तो इसका मतलब S1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और S2 की वैल्यू छोटी हो जाएगी। इस केस में हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेजेस आ रहे होंगे वो नेगेटिव आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास आउटपुट पे 0 वोल्ट्स आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारी जो कोर है वो कहाँ है, नल पोजीशन पे है, कोई भी मूवमेंट नहीं हुई भी है, 0 पे नल पोजीशन पे, ठीक है, अगर आउटपुट पे 0 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोर हमारी राइट साइड पे मूव हुई हुई है, मतलब S2 की साइड पे मूव हुई हुई है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, ठीक है। और अगर हमारे पास आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट क्या हुई है, लेफ्ट डायरेक्शन में हुई है और लेफ्ट साइड पे S1 की तरफ पे ज़्यादा वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और जाहिर है वो वोल्टेजेस, इससे तो हमें डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। 0 का मतलब नो मूवमेंट, राइट का मतलब पॉजिटिव और लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, ठीक है। इससे तो हमें डायरेक्शन पता चल गई, और जो भी वोल्टेजेस आ रहे होंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से हमें उसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी, ठीक है, कि कितने कितने जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, सही है। तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर है और इस तरीके से ये LVDT सेंसर या LVDT ट्रांसड्यूसर काम करता है। बेसिकली इस लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं कि कोर जो है मतलब डायरेक्ट वेरिएबल वोल्टेजेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और उस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू हम अपनी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है।
अगर कोर सेंटर पोजीशन में है तो इसका मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, नल पोजीशन है। कोर राइट साइड पे है तो आपके पास पॉजिटिव आउटपुट, और कोर लेफ्ट साइड पे है तो आपके पास नेगेटिव आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई सवाल तीनों में से किसी को? मेरे सही? No, ma'am. ये किसने नो मैम बोला? उमैर ने, आई गेस। Yes. मीर सईद साहब बताइए, समझ में आया? मैंने 10,000 दफ़ा कहा है कि मैं बीच में नाम कॉल करूं और अगर रिप्लाई नहीं आया तो मैं फ़ौरन से एब्सेंट मार्क कर दूंगी। ठीक है, और आज तो मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा है, आप लोगों ने रोज़ का जो है वो बनाया हुआ है कि आप लोग सेशन ज्वाइन नहीं करते, तो आज तो मैं भरपूर तरीके से एब्सेंट मार्क करूंगी ताकि आप लोगों को ज़रा ड्रॉप वॉप हो तो आपको पता चले। इरफान साहब बताइए, समझ में आई? कोई सवाल यहाँ तक? इरफान एंड मीर सईद। ठीक है, मैं दोनों की एब्सेंट मार्क कर दूंगी, सिर्फ उमैर को प्रेजेंट मार्क करूंगी। चलो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, इसकी रेंज क्या है। ठीक है, आउटपुट किस तरीके से होता है, सही है, एक्यूरेसी क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, जो एलवीडीटी की मैंने जैसे कि डिस्कस किया, ठीक है, कि जो इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस क्या हैं, 2 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज नहीं सॉरी 5 हर्ट्ज से 5 वोल्ट से 12 वोल्ट्स एसी। ठीक है, इसी तरह इसके कुछ जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी है। ठीक है, आपको इसको -32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आप इसको +32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट आप किस किस फॉर्म में ले सकते हो? आउटपुट आप इन द फॉर्म ऑफ करंट ले सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस ले सकते हो, और इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। ठीक है, यूजुअली हम इसको आउटपुट को वोल्टेजेस में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एक लैब भी है। आई डोंट नो आपने लैब में परफॉर्म की है अभी तक? लैब में परफॉर्म की है बेटा उमैर? एलवीडीटी सेंसर की लैब की है? नहीं मैम, अभी तक नहीं। अच्छा चलो, आप करोगे इसकी लैब, सही है जी। मीर सईद साहब आप सोते रहे, ठीक है, उमैर आपको फिर जगाएंगे और फिर आपको याद आ जाएगा कि आप सेशन भी ले रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम कि भाई क्या कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो आपके पास एलवीडीटी सेंसर है, इसकी जो रेंज है वो बहुत हाई है। ठीक है, और हम इससे जो है वो 1.25 मिलीमीटर से लेकर 250 -250 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। -250 का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इसकी रेंज क्या है 1.25 मिलीमीटर से
-250 मिलीमीटर तक, ठीक है। आउटपुट इसके वोल्टेजेस काफ़ी हाई होते हैं, इसके लिए हमें कोई आउटपुट पे जो है वो एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाना पड़ता। जैसे हमने बाकी सेंसर्स में देखा था कि हमें एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं, हमें एक्स्ट्रा सर्किट लगाना पड़ता है आउटपुट को मेजर करने के लिए, क्योंकि आउटपुट पे हमारे पास मिली वोल्ट्स आ रहे होते हैं और बहुत कम वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए मेजर करना मुश्किल होता है। तो एम्पलीफायर्स यूज़ करके हम उसको, या कोई और चीज़ यूज़ करके हम उसको बूस्ट करके फिर मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके आउटपुट वोल्टेजेस काफ़ी सफिशेंट होते हैं कि वी कैन ईजीली मेजर दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि भाई जो आपकी कोर है, ठीक है, क्योंकि कोर को हम मूव कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर है, तो ये कोर इस तरीके से बनाई जाती है कि इसको जो है ये फ्रिक्शन लेस हो, ठीक है। मतलब आप इसको मूव करो तो इसके नतीजे में इसकी जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो रही हो, ठीक है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है अगर कंटिन्यूस मूवमेंट होगी और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी तो आपका इंस्ट्रूमेंट जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में ये है कि आपकी जो कोर डिज़ाइन की जाती है सॉफ्ट आयरन कोर, उसको फ्रिक्शन लेस डिज़ाइन किया जाता है, या लीस्ट फ्रिक्शन उसमें मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा जी, द पावर कंजप्शन ऑफ LVDT इज़ वेरी लो एंड अबाउट 1 वॉट, ये इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम है, 1 वॉट इसकी सिर्फ पावर है, ठीक है। ये जो है वो आपके पास लीनियर मूवमेंट को बेसिकली कन्वर्ट करा होता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस को, इसीलिए हम इसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो इन द लीनियर आउटपुट है, ठीक है, लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसका एक जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इसे किसी ऐसी फील्ड में यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे हाई टेम्परेचर है या वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये LVDT सेंसर्स क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, फिर ये आपके पास सही आउटपुट नहीं दे रहा होता है, ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सफिशेंटली लार्ज डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिलीमीटर में हम मेजर करना है, ठीक है। तो अगर हमें इन किलोमीटर्स या इन मीटर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है तो वी कांट यूज़ दीज सेंसर्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसकी वही, क्योंकि ये आयरन कोर है, ठीक है, और वाइंडिंग्स हैं, और ज़ाहिर है जहाँ वाइंडिंग्स हैं और कोर है तो इसका मतलब करंट जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, ठीक है। मैम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना इसमें? बिल्कुल, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, जिसकी वजह से इसके आउटपुट की एक्यूरेसी में जो है वो इशू आ जाता है, ठीक है, एक्यूरेट आउटपुट नहीं आ रहा होता उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो आपके पास जो क्या कहते हैं इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि ये हाई टेम्परेचर और वाइब्रेशन पे हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली ये कि इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से इसका एक्यूरेट आउटपुट नहीं आ रहा होता। और थर्डली ये कि हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट जहाँ हमें मीटर्स या किलोमीटर्स में डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, ठीक है, या डिस्टेंस मेजर करना है, वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी जो रेंज है वो मिलीमीटर्स में है, ठीक है। अच्छा जी, ये यूज़ कहाँ-कहाँ मैम होता है? इसका एक डिसएडवांटेज ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैम हमें आउटपुट आ रहा है डीसी में, और सॉरी एसी में आ रहा है, तो अगर हमें डीसी में चाहिए होगा तो फिर हमें एक्सटर्नल डीमोडुलेटर भी लगाना होगा। एक्सटर्नल डिमोडुलेटर भी लगाना होगा, लेकिन बेसिक यहाँ पे जो मोस्टली आपके पास जो अब सर्किट्स बने हुए आते हैं ना, जो सेंसर के साथ पूरा मॉड्यूल, ज़्यादा जो हम सेंसर्स अब बाय करते हैं उसके साथ पूरा मॉड्यूल बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स जो हमारे पास अब आते हैं वो मोस्टली वो वाले मॉड्यूल्स आते हैं जिसमें आपके पास डिमोडुलेटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप लैब में जाके देखोगे या AC टू DC ADCs उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। लैब में आप परफॉर्म करोगे जब ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो आप उसमें देखोगे कि वहाँ पे आपके पास जो आप जब LVDT से डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे, आप कोर को मूव करोगे, तो जो आउटपुट होगा
वो इन फॉर्म ऑफ डीसी आ रहा होगा, क्योंकि बेसिकली उस एलवीडीटी सेंसर के बाद उन्होंने एडीसी लगाया हुआ है उस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला एक दो लैब्स में तुम लोग उसे देख लोगे कि जब उसका मॉड्यूल देखना तो उसमें एलवीडीटी सेंसर होता है और सेंसर के साथ ही उसी मॉड्यूल में जो है वो एडीसीज भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर एडीसी नहीं है सही है और आपको जो है वो खाली सेंसर आपके पास मौजूद है, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई एडीसी लगाना पड़ेगा, अब चाहे वो आप डीमॉड्यूलेटर यूज़ करो या आप रेक्टिफायर यूज़ करो या कुछ भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली मॉड्यूल्स ऐसे आते हैं जिसमें आपके पास डीमॉड्यूलेटर्स या एडीसीज मौजूद होते हैं पहले से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये जो है वो आपके पास इन सेंसर को पोजीशन मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप इससे किसी भी चीज़ की पोजीशन वो डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई कोई चीज़ लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंटर में, इससे आप पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। एटीएम्स वगैरह में यूज़ होता है थिकनेस मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। सॉइल मेजर मॉइस्चर टेस्टिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत सारी पिल्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब उसकी हम देख रहे होते हैं ना कि भाई पिल्स में जब पिल्स बन रही होती हैं तो उसकी एक एक जब मेडिसिन की फील्ड में जब कोई भी चीज़ पिल कोई दवा बन रही है तो उसका साइज़ मेजर किया जा रहा होता है ना कि भाई उसकी थिकनेस कितनी है या उसकी लेंथ कितनी है। वो ज़ाहिर है उन चीज़ों की बहुत स्पेसिफिकेशंस होती हैं वहाँ पे। कोई भी मेडिसिन जो है आप दुनिया में कितनी भी एक तरह की मेडिसिन उठा लो, लाइक आप पैराडोल, आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी पैराडोल ख़रीद लो, उस पैराडोल का साइज़ सेम ही होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसको बहुत जो है वो एक्यूरेटली डिज़ाइन किया जाता है पिल्स को कि इनके साइज़ में ज़रा सी भी वेरिएशन की वजह से ज़ाहिर है ये रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, रोबोटिक क्लीनर्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं या क्या कहते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जैसे आपने शायद सुना होगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है। तो आपके ऑपरेशन में आपके दिल पे या इंटरनली कुछ कैमराज इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एंजियोप्लास्टी की अगर मैं एंजियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ से या जो है वो आपकी वेन से, हाथ की वेन से या आपके पैर की वेन से कैमरा इंसर्ट किया जाता है जो कि बेसिकली हार्ट के करीब जाता है। वो आपकी हार्ट की जो है वो क्या बता रहा होता है, हार्ट की कंडीशन उसकी इमेजेस ली जाती हैं और फिर उससे डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एंजियोग्राफी में और एंजियोप्लास्टी में दोनों ही होता है। तो अब ज़ाहिर एक कैमरा है वो आपके अंदर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वो कितना डेप्थ है उसकी और वो कितना अंदर जा रहा है उसकी मेजरमेंट जो है वो ज़ाहिर देखनी होती हैं और ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आपकी स्किन के अक्रॉस वो नज़र तो आ नहीं आ रहा होता, ज़ाहिर है वो वेन में ट्रैवल कर रहा है तो आप उसे देख के भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी डिवाइसेस में ऐसे प्रॉब्लम, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जहाँ पे डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कि भाई कितना ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो है वो ये एलवीडीटी सेंसर यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेशंस में यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट में, सैटेलाइट्स में, पावर टरबाइंस में, इस हाइड्रोलिक्स में, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन में ये एलवीडीटी सेंसर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगेन ये उन जगहों पे यूज़ होते हैं जहाँ पे मिलीमीटर्स में डिस्टेंस हो, ठीक है, और इतना डिस्टेंस वो हो रहा और किसी भी चीज़ की या पोजीशन डिटरमाइन करनी, ठीक है। अब उसकी एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है कि हम किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें और किस चीज़ की जो है या डेप्थ फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ ये यूज़ हो सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एलवीडीटी सेंसर किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। मीर सईद साहब, अब समझ में आई बात या अभी भी नेट का इशू है? उमर क्लियर है? यस मैम। एंड इरफान?
इस मीर, सईद की और इरफान की मैं कंफर्म एब्सेंट लगाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, सही है। क्लास में है बेटा, तो जब मैं कुछ पूछती हूँ तो उसका जवाब देते हैं ना। कि 10 मिनट बाद आपकी का जवाब क्यों आ रहा होता है हर बात का? जब मैं 4 दफ़ा नाम कॉल करती हूँ उसके बाद आपका रिप्लाई आ रहा होता है। इसका मतलब क्लास में होना होता है। ज़रूरी है मैं हर बात पे सख्ती करूँ तभी आप लोगों को जो है वो अकल आए? अगर लीनियंट रहो तो आप लोगों को बात समझ नहीं आती बेटा। टीचर ज़रूरी है कि गुस्सा करे, कोई जो है वो सख्ती करे, रूड बिहेवियर करे, तभी आप लोगों को कुछ बात अकल में आए और समझ में आए कि टीचर क्या कह रहा है। तो मैं भी वैसे टीचर बन जाती हूँ किसी के, अगर जो है वो 1 मिनट के अंदर कोई सेशन ज्वाइन करेगा तो अटेंडेंस लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी। टाइम पे क्लास ज्वाइन करूंगी, आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, स्लाइड से पढ़ा दूंगी, स्लाइड दे दूंगी कि ये करो, असाइनमेंट रोज़ के रोज़ असाइनमेंट दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगी, है ना। खैर, आई डोंट हैव टाइम कि मैं मज़ीद आपको समझाने में वेस्ट करूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हम इस वक्त कवर कर पाए, वरना हम नेक्स्ट सेशन में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो जितने चीज़ें हमने पढ़ी, जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, ठीक है, वो सारे टॉपिक जो है वो बेसिकली क्या थे? ट्रांसड्यूसर्स थे, सेंसर्स थे। हमने अलग अलग तरह के टेम्परेचर सेंसर्स देखे, हमने प्रेशर सेंसर देखा, हमने स्ट्रेन गेज देखा, हमने मैग्नेटिक सेंसर्स देखे, एलवीडीटी सेंसर देखा। इस तरह से हमने बहुत सारे सेंसर्स को डिस्कस किया कि वो सेंसर्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और कौन सा सेंसर किस एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, एक सेंसर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर, जो आपको असाइनमेंट है आपका कि आपको वो पढ़ना है और उसके बारे में फिर नोट्स बना के एक तरह से मुझे मेरे साथ शेयर करना है, वो दैट इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो यहाँ तक हमारे पास क्योंकि हमारा जो कोर्स है, ठीक है, उसका आपके पास टाइटल था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने सेंसर्स की बात तो कर ली और हमने कहा भाई ये मुख्तलिफ तरह के सेंसर्स होते हैं जो बेसिकली मेजरमेंट्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई उन मेजरमेंट्स के लिए जो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है या करंट है या वोल्टेजेस है, आउटपुट पे जो भी आ रहा है, उसके लिए ओबियसली हमें इंस्ट्रूमेंट्स दरकार होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो हम अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स की डिज़ाइनिंग, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस तरीके से बने हुए होते हैं और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, जो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने यूज़ किया है अपनी इंजीनियरिंग उसमें, दैट इज़ अ मल्टीमीटर, ठीक है। आप मल्टीमीटर देखते हो, आप मल्टीमीटर से आपको पता है कि भाई मैं मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, मैं मल्टीमीटर से जो है वो करंट मेजर कर सकता हूँ, मैं AC DC वोल्टेजेस मेजर कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो है वो बेसिकली वो जो क्या कहते हैं मल्टीमीटर है, वो इंटरनली वो खुद कैसे बना हुआ है, उसमें ऐसा कौन सा जादू हो रहा है, ठीक है, उसमें उसकी ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो जो है वो वोल्टेजेस या करंट या आपके पास रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो टू फाइंड आउट दिस हम जो है वो अलग अलग तरह के अब इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से बेसिकली बने हुए होते हैं और ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पीएमएमसी स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पीएमएमसी परमानेंट, पी फॉर परमानेंट मूविंग मैग्नेटिक कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या है और ये किस तरीके से बना होता है, हम इसको, और ये किस फिनोमिना पे काम कर रहा होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स आपके बुक में मौजूद हैं, ठीक है। तो दिस इज पेज नंबर 30 ऑफ योर बुक, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है, कि ये मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग इजीली इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सही है। दिस इज पेज नंबर 30 एंड द टॉपिक इज पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये बेसिकली एक डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट है। डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट का क्या मकसद है, आपने वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं जो निडल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सही है। जब आप उस पर क्वांटिटी रखते हो तो उसकी निडल मूव करती है। सबसे ज़्यादा कॉमन आपने इसमें देखा होगा वेइंग मशीन, ठीक है। हमने वेइंग मशीन, निडल बेस्ड वेइंग मशीन देखी है कि भाई जब भी हम अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पे ये निडल बेस्ड वेइंग मशीन होती है कि जैसे आप उस पर वेट मशीन पे खड़े होते हो तो उसकी जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है और जितना वेट आपका होता है वहाँ जाके वो निडल रुक जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जिसमें पॉइंटर होता है, निडल होता है, जो बेसिकली मूव कर रहा होता है एक स्केल के ऊपर, ठीक है। और वो स्केल डिपेंड्स कि वो स्केल किस चीज़ का है। इसी तरह से जिस तरह मैंने वेइंग मशीन की एग्जांपल दी, इस तरह वोल्टेजेस और करंट की भी जो है वो क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टेजेस और करंट मेजरमेंट्स के लिए भी रिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो है वो मैकेनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल फिनोमेना पे काम कर रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है मैकेनिज्म पे काम कर रहा होता है और इस पे जो है वो 3 तरह की फोर्सेस इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब मैं इसकी डायग्राम दिखाती हूँ और उस डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते रहते हैं कि भाई किस तरह से इसमें कौन सी 3 फोर्सेस होती हैं, ठीक है। उन 3 फोर्सेस का नाम क्या है, सबसे पहली फोर्स है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। सेकेंड फोर्स इज कंट्रोलिंग फोर्स एंड थर्ड फोर्स इज डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। सबसे हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होती है, जो आपके पॉइंटर को, ठीक है, जो आपके निडल है उसको फोर्स करी होती है, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करी होती है कि जब उसके अंदर से करंट पास हो, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से करंट पास हो तो वो अपनी ज़ीरो पोजीशन से मूव करके और जो भी स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो उसकी तरफ मूव करे, ठीक है। मतलब फॉर सपोज अगर मेरे पास स्केल है 1 से 10 तक का, ठीक है, तो और मेरे पास 2 एम्पेयर करंट आ रहा है तो वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होती है, बेसिकली डिफ्लेक्टिंग फोर्स बेसिकली उसको 0 से 2 की तरफ मूव कर रही होती है। ऐसी फोर्स जो कि आपकी क्या करे उसको क्या कहते हैं, आपकी पॉइंटर को फोर्स करे to move from zero position to that specific current value, ठीक है। तो उस फोर्स को आप डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्रिएट किसकी वजह से होती है, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स बेसिकली आपके पास क्रिएट होती है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। फिगर नंबर C-1 में इसको डिस्कस किया गया। देखो ये इस तरीके से बेसिकली होता क्या है कि हमने 2 परमानेंट मैग्नेट, ये जो डार्क ब्लैक कलर के आपके पास दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। इन परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू, इन परमानेंट मैग्नेट के, ये एक परमानेंट मैग्नेट है एंड दिस इज
सेकंड परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और इसके बीच में आपके पास दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। ये जो आपके पास स्क्वायर शेप में दिख रहा है दैट इज अ कंडक्टर, ठीक है। होता क्या है कि जब इस कंडक्टर में से करंट पास होगा, ठीक है, तो अब क्योंकि आपके पास ये क्या थे, फिक्स मैग्नेट थे, ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइंस होंगी जो इसमें से पास कर रही होंगी, ठीक है। जब इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, ये स्ट्रेट होंगी इस तरीके से। मेरे माउस से स्ट्रेट बन नहीं रही हैं, बट ये जब कोई भी करंट नहीं होगा तो ये लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी इस तरीके से। या अल्लाह, मेरा माउस टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। अच्छा खैर, ठीक है। जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ, ठीक है, इस कंडक्टर ने बेसिक करंट पास होने की वजह से क्या हुआ कि कंडक्टर के अराउंड, जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो क्या होता है, उसके अराउंड जो है वो क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि स्ट्रेट लाइन में थी परमानेंट मैग्नेट की वजह से, उसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। उसको डिस्टर्ब करने की वजह से क्या हुआ आपके पास, अब बेसिकली क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से इस पे क्या हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुई, ठीक है। इस पे फोर्स एक्सर्ट हुई, इस कंडक्टर ने मूव करना शुरू किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। एरो की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये नीचे मूव हो रहा है, ये ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, आपको याद हो, हमने वो पढ़ते थे ना, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, ठीक है। तो हम ये कहते थे कि भाई अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फिंगर से आइडेंटिफाई करें तो हमारा थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल के थ्रू जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर हमारी फिंगर्स, अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल की बात करूँ तो वो क्या था कि अगर हमारी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये जब फोर्स एक्सर्ट होती है तो इस फोर्स के नतीजे में ये क्या होगा, ये कंडक्टर मूव करेगा, ठीक है। और इस कंडक्टर के मूव होने के नतीजे में आपके पास क्या होगी, बेसिकली आपकी जो निडल है वो मूव करेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो ये निडल है, ठीक है। और बेसिकली निडल किसके साथ अटैच है, कॉइल के साथ अटैच है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कॉइल मूव करेगा, ठीक है, तो ये निडल आपके पास डायरेक्ट कॉइल के मूव होने की वजह से ये निडल मूव होगी और ये जीरो से शिफ्ट हो गई, ये किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू होगी वहाँ पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन दिखाई गई, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फोर्स इज कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स की ये सारी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई, ये सारी इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द डिफ्लेक्टिंग फोर्स causes the pointer to move from its zero position when a current flows in the permanent magnet moving coil PMMC instrument. The deflecting force is magnetic, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है, मैग्नेटिक है, ठीक है। When a current flows in a light weight moving coil, जब करंट गुजरता है कॉइल में से बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो कि कॉइल के यहाँ मौजूद है, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में मौजूद है, जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा। द करंट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरेक्ट्स द फील्ड्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो उस करंट की वजह से आपके पास उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि आपकी इंटरप्ट करती है किसको, permanent magnetic field को। A force is exerted on a current carrying conductor situated in the magnetic field। आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मौजूद है, ठीक है। Consequently, a force is exerted on a coil turns as illustrated causes the coil to rotate on its pivots। जो कॉइल है वो आपका रोटेट करने लगता है। द पॉइंटर इज फिक्स टू द कॉइल, पॉइंटर कॉइल पे फिक्स हुआ होता है। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करता है आपके पास पॉइंटर भी रोटेट करता है, ठीक है।
तो दैट वाज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। सेकंड इज कंट्रोलिंग फोर्स। समझ में आई है उमर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। सेकंड इज कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स क्या होती है बेसिकली, अब आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है उसने पॉइंटर को मूव तो कर दिया, लेकिन जाहिर है उस मूव करने की वजह से हम चाहते हैं कि भाई वो पॉइंटर रुके भी, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि वो मूव करती जाए, उसे स्पेसिफिक पोजीशन पे रुकना भी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होता है बेसिकली, अगर खाली इस डायरेक्शन में फोर्स लगती रहेगी तो आपका पॉइंटर मूव करता जाएगा, ठीक है। तो कोई अपोजिट फोर्स भी होनी चाहिए जो कि इक्वल होनी चाहिए कंट्रोलिंग फोर्स, जो कि इस पॉइंटर को उस फिक्स पोजीशन पे रोक सके, ठीक है। उसको रोकने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए, ठीक है, जो उसको इस पोजीशन पे रुका रखे, ठीक है। तो इसके लिए दूसरी फोर्स कौन सी है? कंट्रोलिंग फोर्स। और ये कंट्रोलिंग फोर्स बेसिकली किसकी वजह से जनरेट हुई है? इस स्प्रिंग की वजह से जनरेट हुई है, ठीक है। ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं, स्पाइरल स्प्रिंग देख रहे हैं, जो कि कॉइल के साथ और निडल के साथ लगा हुआ है, ये बेसिकली इस स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से आपके पास ये कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट हो रही है। जाहिर है ये जब स्पाइरल स्प्रिंग है, जब ये कॉइल मूव करेगा तो स्प्रिंग में रोटेशन जाएंगी, ठीक है। और स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग की वो क्या होती है, प्रॉपर्टी मैम क्या होती है? जी बोले। मैम ये जो हमारी इन्वर्ट फोर्स है, जो इन्वर्ट फोर्स है वो बेसिकली हमारी कंट्रोलिंग फोर्स है ना? बिल्कुल, ये जो आपके पास दूसरी डायरेक्शन में, इन्वर्टिंग डायरेक्शन में लग रही है आपके पास, वो है आपकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सॉरी कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। और ये जनरेट किसकी वजह से हो रही है? ये स्पाइरिंग स्प्रिंग की वजह से जनरेट हो रही है। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसे डिस्टर्ब करते हो तो वो फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं स्प्रिंग को खींचती हूँ तो वो क्या करता है? वो अपनी रियल पोजिशन में, रेस्ट पोजिशन में वापस आने की कोशिश करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपके पास स्प्रिंग, जब ये कॉइल मूव करेगा स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। जब स्प्रिंग रोटेट करेगा तो स्प्रिंग क्या चाहेगा कि वो अपनी रेस्ट पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इन्वर्टिंग फोर्स किसकी वजह से, ये जो कंट्रोलिंग फोर्स है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो इस स्प्रिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, कि जो कि आपके डिफ्लेक्टिंग फोर्स को बैलेंस कर रही है, ठीक है। और इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक डायरेक्शन में आपके पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, दूसरी डायरेक्शन में आपके पास कंट्रोलिंग फोर्स है। इन दोनों की वजह से आपके पास जो आपकी पॉइंटर है वो जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी पॉइंट पे उसे रुकना है वो एग्जैक्ट पॉइंट पे रुका रहेगा, मूव फर्दर मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह, ये दिस इज़ द सेकेंड फोर्स जो कि आपके पास यहाँ पे जो है वो डिस्कस की गई है, ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसी के बारे में ये बात जो मैंने आपको बताई, ये इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, हम इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द कंट्रोलिंग फोर्स इन द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्पाइरल स्प्रिंग। द स्प्रिंग retains the coil and pointer at their zero position when no current is flowing. स्प्रिंग क्या करता है? जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो उसको क्या करता है? पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे रखता है, ठीक है। व्हेन द करंट फ्लोज द स्प्रिंग went up as the coil rotate and the force they exert on the coil increase, ठीक है। The coil and pointer stop rotating when the controlling force become equal to the deflecting force. जब deflecting force और आपके पास कंट्रोलिंग फोर्स बराबर हो जाती है तो आपका पॉइंटर और कॉइल क्या करता है? वो स्टॉप हो जाता है। The spring material must be non-magnetic to avoid any magnetic field influence on the controlling force. Spring material जो है वो, spring ऐसे material का use किया जाता है जो नॉन मैग्नेटिक हो, ताकि उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो जो कि कंट्रोलिंग फोर्स को डिस्टर्ब करे, ठीक है। Since the springs are also used to make electrical connection to the coil, they must have a low resistance, ठीक है। क्योंकि वो उसके साथ जाहिर है जो कॉइल के साथ ज्वाइन हुई हुई है तो उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी बन रहा है, तो इसलिए उसकी रेजिस्टेंस भी लो होनी चाहिए। यूजुअली फॉस्फर एंड ब्राउन्स मटेरियल के आपके पास ये जो स्प्रिंग है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई डिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड कंट्रोलिंग फोर्स। जल्दी से हम थर्ड फोर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अ डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स क्या होती है? डैम्पिंग फोर्स ये होती है कि भाई आपके पास जब भी कोई पॉइंटर या निडल मूव करता है, ठीक है, किसी चीज़ में भी मूवमेंट आती है तो क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंटर लाइट वेट होता है, सही है, तो क्या होते हैं इस जब इसमें मूवमेंट पैदा वो होती है तो ये अपनी फिक्स पोजीशन पे रुकने से पहले
इसमें ऑसिलेशंस आती हैं, ठीक है। इसमें क्या आती हैं, ऑसिलेशंस आती हैं, मतलब ये फॉर सपोज इसे 2 पे रुकना है तो ये 2 पे रुकने से सेटल होने से पहले ये राइट लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा, हिलेगा उतने पॉइंट से, जैसे कि इस इमेज में दिखाया हुआ है, ठीक है। कि ये सेंटर पे से रुकना है लेकिन ये इसमें ऑसिलेशंस आएंगी, ऑसिलेशंस ग्रेजुअली कम होती है और फिर ये जो है वो सेंटर पे रुकता है, तो दैट इज द डैम्पिंग फोर्स जिस पे लग रही होती है, ठीक है।